नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के कार्यक्रम सेहत आपकी में। मित्रों, हम लोगों ने अक्सर ये सुनते अपने बुजुर्गों से सुना है कि किस तरीके से वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है मेरी लाठी बनेगा बुढ़ापे की, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो बुढ़ापे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो अक्सर हमारे शरीर कमज़ोर होने लगता है। हमारे पैरों के जो घुटने हैं, जोड़ है, जो हमारे शरीर के जोड़ हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं और हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से अगर आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में जो हमारा खान पान हो गया है, जो हमारा रहन सहन हो गया है, जो हमारी कार्यशैली हो गई है, वो हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन अभी इसी उम्र में कमज़ोर बनाने लग रही है। ऐसे में हमारे जोड़ों में दर्द होते हैं, जोड़ों में तमाम तरह के रोग होते हैं। उन रोगों को हम बिना दवा के अगर हम योग से कैसे उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, अगर हम इस पे बात करना चाहें तो शायद आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसे विषय से जुड़ा हुआ क्या विषय है हमारे आज के कार्यक्रम का। जोड़ों के रोगों का योग द्वारा समाधान, और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमसे बात करने के लिए जो हमारे साथ आज विशेषज्ञ जुड़े हैं। आइए मैं पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव रस्तोगी जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और जो विषय है हमारा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस विषय पे आज हमारे जनता का जो हमारे दर्शक हैं उन सभी को कहीं ना कहीं ये बहुत जिज्ञासाएं होंगी, तमाम सवाल होंगे, क्योंकि हर आदमी बचना चाहता है कि हम वो दवा ना खाएं और कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम अपने इलाज करा सकें। मित्रों, आप लोगों के भी बहुत से सवाल होंगे, आप लोग भी चाहते होंगे कि मेरे भी जो सवाल हैं वो हम सीधे डॉक्टर साहब से रख सकें। अगर आपके अंदर कोई सवाल है, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप उससे संपर्क करके सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522 40159888, 0522 2205756। चलिए बिना देरी किए मैं आज सीधे डॉक्टर साहब के पास चलता हूं। और डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला सवाल है वो यही है कि जोड़ों का दर्द होने का कारण क्या होता है? देखिए, जोड़ों का दर्द जब हम कहते हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जोड़ों का दर्द है, तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि हम गठिया की बात कर रहे हैं। जी। जोड़ों का दर्द गठिया के अलावा भी तमाम सारी और कंडीशंस में होता है। मतलब जोड़ में दर्द होने का कारण जोड़ खुद हो सकता है या और कोई शारीरिक व्याधि भी हो सकती है। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है जोड़ों में दर्द है, तो डॉक्टर का सबसे पहला काम ये रहता है कि भाई वो ये पता लगा ले कि वो जोड़ का दर्द क्या गठिया के वजह से दर्द है या किसी और कारण से दर्द है। जी। जैसे कि आप तमाम बार देखते होंगे कि आपको ज्वर हो जाए, तेज बुखार हो जाए, तब भी आप कहते हैं जोड़ में दर्द हो रहा है। जी। है ना? वो गठिया नहीं है, वो एक तात्कालिक व्यवस्था है। वो बुखार आपको तेज हुआ तो बुखार की वजह से आपको जोड़ में दर्द महसूस हो रहा है। बुखार का उपचार करेंगे तो जोड़ का दर्द भी खत्म हो जाएगा। वहाँ जोड़ के दर्द का उपचार करने का जरूरत नहीं है। जी। आपने देखा होगा बहुत सारे वायरल फीवर अभी पीछे हुए थे। चिकनगुनिया का बुखार नवंबर दिसंबर में पीछे बहुत हुआ था। जी। चिकनगुनिया के बुखार का बहुत गहरा एसोसिएशन है जोड़ों के दर्द से, लेकिन वो मूलतः गठिया नहीं है। वो जो वायरस है, उस वायरस के शरीर में उपस्थित होने की वजह से वो जोड़ों पर असर डालते हैं और वो जोड़ों में दर्द भी क्रिएट करते हैं। तो जोड़ का दर्द जो है वो जोड़ के वजह से खुद हो सकता है। जोड़ के बाहर की जो संरचनाएं हैं, माने मसल्स हैं, स्किन है, लिगामेंट्स हैं, उनमें कोई इंजरी होती है, चोट चपेट लगती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई शारीरिक व्याधि है आपकी, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कि आपका वजन ही ज़्यादा है, उसकी वजह से भी जोड़ में दर्द महसूस हो सकता है। वो हालांकि कोई गठिया नहीं है वो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ जोड़ में दर्द है, क्योंकि आपका लोड शरीर का उस जोड़ के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं अभी शुरुआत में बात कर रहा था, शुरुआत जब कार्यक्रम को हुई तो मैंने एक बात बोली कि क्या ये जो दर्द है जोड़ों का, ये क्या एक विशेष आयु वर्ग के लिए ही तक सीमित है या किसी भी उम्र में ये दर्द हो सकता है? सुंदर सवाल है आपका। देखिए, ये भी एक बड़ी भ्रांति है। लोगों को ये लगता है ऐसे कि भाई जोड़ों का दर्द क्या है कि गठिया बुढ़ापे का रोग है। ये ज्यादातर लोगों को ऐसा महसूस होता है कि गठिया बुढ़ापे का रोग है, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है गठिया की। लेकिन अब अगर आप अस्पताल में जाइए जहाँ पे गठिया का विभाग चल रहा हो, तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि वहाँ यंग 12 साल के और 14 साल के बच्चे भी दिखाने के लिए आते हैं जिनको गठिया रोग हुआ होता है। अच्छा। तो मोटी मोटी बात यह है कि देखिए, गठिया के बहुत सारे प्रकार हैं।
हम जिस चीज के बारे में ये कहते हैं कि वो बुढ़ापे का रोग है, वो एक विशेष प्रकार का गठिया है जो घुटनों में होता है, जिसको आप गठिया ही बोलते हैं। हाँ, घुटनों का दर्द जिनमें होता है वो हम कहते हैं कि हाँ उम्र बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। लेकिन बाकी और गठिया के जो प्रकार हैं वो तमाम सारे और आयु वर्ग में भी होते हैं, और वो 12-14 साल की उम्र में भी शुरू हो सकते हैं और 70-75 साल की उम्र तक हो सकते हैं जी। तो अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग तरीके के गठिया का प्रेवलेंस है। तो ये भ्रांति है कि साहब गठिया जो है वो खाली उम्र दराज लोगों में होता है। हाँ, उम्र बढ़ने के बाद होगा, नहीं, वो किसी भी आयु में हो सकता है जी। तो मतलब डॉक्टर साहब, अगर इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करूं मैं, अगर हम भारत की बात करें, जी, भारत से योग जन्मा है जी, योग की आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे योग से हम जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं जी। तो ये जोड़ों के दर्द की समस्या क्या भारत में बहुत आम है, क्योंकि आप लोग इन्हीं चीजों को डील कर रहे हैं? हाँ, भारत में आम है। वैसे तो वैश्विक है, ये समस्या भारत की नहीं है जी, वो पूरे विश्व में समस्या व्यापक है। भारत में कुछ चीजों के बारे में कहेंगे कि हाँ कुछ समस्याएं ज्यादा हैं, जैसे घुटनों का गठिया अपेक्षाकृत और देशों के कंपैरिजन में ज्यादा है हमारे यहाँ जी। ठीक है, घुटनों का जो दर्द है, घुटनों का गठिया जिसको हम कहते हैं, ये अगर डेटा देखें हम, स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो 20 से 40% लोगों में हमारे यहाँ ये मिलता है। तो बड़ी आबादी घुटनों के तकलीफ से ग्रसित है जी। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप प्रीवेलेंस को देखेंगे या ओवरऑल इंसिडेंस को देखेंगे तो 20 से लेकर के 30% तक लोग हिंदुस्तान की आबादी में किसी न किसी समय अपने किसी न किसी आयु में किसी न किसी प्रकार से जोड़ों के दर्द से ग्रसित होते हैं। मतलब एक बड़ी संख्या हमारी आबादी की इससे ग्रसित होती है। अगर जोड़ों का, अब हम योग से बात कर रहे हैं जी, योग से हम इसका समाधान ले सकते हैं जी। तो इसके क्या वैज्ञानिक कोई प्रमाण मिलते हैं? क्योंकि अगर ये कह देना तो कहीं ना कहीं हम एक चैलेंज कर रहे हैं कई चीजों को कि नहीं आपको दवा नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, आप योग से ही ठीक हो जाएंगे, और जोड़ों का दर्द है और बार बार हम गठिया का सब प्रयोग कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकता पे कहां तक ये प्रमाणित होता है? देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम जब योग से इसके उपचार की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपको किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है। उपचार अपनी जगह आवश्यक होगा, हम इस योग के द्वारा उसमें और मदद लेंगे, हम उस उपचार को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हम ये कभी नहीं कहते कि नहीं साहब खाली आप इतना कर लीजिए तो उससे ठीक हो जाएंगे। जहां कहीं आपको चिकित्सक की आवश्यकता हो, जहां कहीं चिकित्सा की आवश्यकता हो, वहां वैसी चिकित्सा लेनी चाहिए। लेकिन इन चीजों को करने से उस चिकित्सा के प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है जी। आपने जैसे कहा कि उसके वैज्ञानिक प्रमाण, तो वैज्ञानिक प्रमाण बहुत है। देखिए, योग पर मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं कि योग पर जो शोध का कार्य है वो भारतवर्ष से कहीं ज्यादा बाहर विदेशों में हुआ है जी। हमने तो आज योग करना शुरू किया है और हम आज चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन जो लोग गंभीर वैज्ञानिक पक्ष पर काम कर रहे हैं वो काफी समय से उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको 2011 की एक रिसर्च का हवाला दूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, मेडिकल स्कूल है, दुनिया का बहुत मशहूर मेडिकल स्कूल है। 2011 में उन्होंने प्रकाशित किया था, आर्थराइटिस में योग के महत्व के विषय में एक रिसर्च का शोध पत्र प्रकाशित हुआ, और उन्होंने उस समय तक जितने भी दुनिया में शोध हुए थे उन सारे शोध की एक समरी बनाई थी कि भाई क्या क्या लोगों ने कहा है। और वो रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज होते हैं, जो आज की तारीख में विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण शोध माना जाता है, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी। उन्होंने उन सारी रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी को निकाला और उनका निष्कर्ष ये था कि योग के द्वारा गठिया, ये आर्थराइटिस के उपचार के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य हैं और वो उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले उनको सुन लें, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमित नायक है और मैं लखनऊ हजरतगंज का निवासी हूँ जी। सुमित जी, और मेरा सवाल है कि मेरी एक आंटी हैं, उनको पैरों में और कमर में दर्द बना रहता है, तो क्या योगा के माध्यम से वो ठीक हो सकता है? हाँ, ये तो सुंदर बात है। कमर का दर्द का उपचार बहुत अच्छा योग में करते हैं हम लोग। मतलब योग में पूरा उपचार नहीं करते, लेकिन हम लोग उनको सहायक व्यायाम बताते हैं उसमें कि कौन सी योगा की एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो उससे मदद मिलेगी। लेकिन सुमित जी, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी होगा कि उनका कारण क्या है। वो मतलब उसको व्यायाम से उपचारित किया जा सकता है या उसका किसी और प्रकार का उपचार आवश्यक है। तो किसी भी रोग का उपचार करने से पहले देखिए, निदान जानना बेहद आवश्यक होता है। उसका सही प्रकार से निदान कर ले तो जहां कहीं जो उपयोगी होगा, अगर योग की एक्सरसाइजेस से उनको मदद मिल सकती होगी तो जरूर मिलती है। और अमूमन हम लोग अपनी क्लिनिक में बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जी। ज्यादातर कमर के दर्द के रोगियों में एक आवश्यक रहती है कि हम एक बात बताते हैं कि ये योग का व्यायाम आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक
ये मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, योग के व्यायाम से उसमें लाभ उनको मिल सकता है। लाभ मिल सकता है, और इसके लिए एक जो भी आपके नज़दीकी जहाँ पर आप चाहते हैं योग से अगर आप करना चाहते हैं, चिकित्सक से परामर्श लेकर के, और हाँ, उसके परामर्श के आधार पर करना चाहिए उसको। जी डॉक्टर साहब, हम लोग जो बात कर रहे थे वैज्ञानिक प्रमाण वाली, वो पूरी कर ली जाए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो जो उन्होंने उसमें पक्ष में प्रमाण रखे, उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या होता है। तो देखिए, योग के द्वारा योग में जो बेसिकली चीजें उन्होंने कही कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो क्या है कि योग साधारण व्यायाम के कंपैरिजन में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। योग में हम खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें ब्रीदिंग का कंट्रोल करते हैं, आप सांस का श्वास प्रश्वास का नियंत्रण भी करते हैं। उसमें जो योग की प्रक्रियाएं हैं, योग के द्वारा जो व्यायाम करते हैं वो बड़े सौम्य व्यायाम हैं। उसमें कोई विग्रस एक्टिविटी नहीं करते, जैसे आप जिम में जा रहे हैं और वेट लिफ्ट कर रहे हो तो बड़े वो हार्ड व्यायाम हैं। योग के व्यायाम कोई भी ऐसे नहीं है, वो बड़े सौम्य व्यायाम हैं। और उन व्यायाम के द्वारा जो बेसिक फोकस रहता है वो जोड़ों का जो मूवमेंट, पॉसिबल मूवमेंट है जितने भी, उन सारे मूवमेंट्स को रिस्टोर करने का होता है। आप कोई भी योग की एक्सरसाइज देखिएगा, दिमाग में देखिए, तो आप देखिएगा कि भाई उस जोड़ के जो भी पॉसिबल मूवमेंट होते होंगे वो सारे मूवमेंट कराते हैं। तो जो सबसे बड़ा पहला प्रभाव पड़ता है वो होता है कि जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करता है। ज्यादातर गठिया के रोगों में क्या होता है, दर्द होता है जब रोगी को, तो दर्द के कारण वो अपने मूवमेंट्स को रोक लेता है। दर्द आपको हो रहा होगा तो आप कहोगे ये ऐसा जोड़ मूव करने से हमारे दर्द होता है, तो हम वो नहीं करेंगे। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब आप जोड़ को मूव नहीं करते हैं तो जोड़ को मूव करने के लिए जो आवश्यक मसल्स होती हैं और टेंडन होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। वो काम करना बंद कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने लगेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमको हाथ ऐसा रखने में आराम मिलता है, हम ऐसा ही रखे रहेंगे तो थोड़े समय के बाद हाथ ऐसा ही हो जाएगा, फिर आपको सीधा करने में तकलीफ है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आराम आपको मिलता है। योग करते रहने से क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चर नहीं होने पाता। ये सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि वो जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर किए रहता है। इसी तरीके से एक और काम उन्होंने बोला, मतलब जो शोध में उन्होंने बोला वो ये कि जैसे मान लीजिए एक ही पोस्चर में आप बैठे हैं, आप मान लीजिए वज्रासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, किसी और मुद्रा में बैठे हुए, तो आप क्या करते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर मुद्रा में काफी देर तक बैठे रहते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या करती है, वो कोई मूवमेंट नहीं है, वहां पे हम पैर को मोड़ करके बैठे हुए और उस बीच में उसका कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव रहता है, वो मसल टोन होती है, टोन हो जाती है। कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, आइए इनका भी सवाल ले लिया जाए। जी हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजव्यास है, मैं औरई का रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 20 साल है, उसके घुटनों में अभी से बहुत भयंकर दर्द होता है। हाँ, तो घुटनों में दर्द होता है 20 साल की उम्र, कब से शुरू हुआ है उसको घुटनों का दर्द? ये सर अभी कुछ 2 साल से हो रहा है दर्द। अच्छा, जब शुरू हुआ था तो बुखार वगैरह तो नहीं आया था उसको? नहीं सर, बुखार वगैरह नहीं आता है, घुटने में बहुत दर्द होता है, सीढ़ियों पर वगैरह नहीं चढ़ पाता है, अक्सर नाइट में बहुत दर्द होता है। रात में बहुत दर्द होता है उसे। और सीढ़ियों को बिना पकड़ के वो चढ़ नहीं पाता है। ये समस्या है। तो कुछ उसका निदान करने का प्रयास किया आपने? कुछ डायग्नोसिस करवाई उसकी, घुटने का एक्सरे वगैरह कराया या और जांचें कराई क्या उसकी ब्लड की? नहीं, एक्सरे वगैरह कराए हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बस व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, जो देसी पौष्टिक खाना वगैरह वही खिला रहे हैं। सूजन भी है क्या घुटनों में? नहीं सर, सूजन इतनी नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें तो देखिए कारण को थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि अर्ली एज में जो होने वाले गठिया हैं, घुटने का गठिया, वो किसी और चीज को इंडिकेट करता है। मतलब यही घुटने का दर्द अगर आपने कहा होता कि उसकी उम्र 40 साल है तो हमारा दिमाग दूसरी तरफ जाता, हम दूसरा गठिया कहते हैं उसको। लेकिन आप कह रहे हो कि 20 साल उसकी उम्र है और 2 साल से उसको है, माने कि 18 साल की उम्र में उसको शुरू हुआ होगा। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, है ना, जो बच्चों से शुरू होती है, बचपन में जो शुरू होती है वो है। और ये बेसिकली एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इनका बहुत साफ कारण नहीं पता है कि क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो इसका उपचार भी थोड़ा सा दूसरी तरीके से होगा। मुझे लगता है कि एक अच्छे किसी गठिया रोग विशेषज्ञ को दिखाइए कहीं पर, और अगर संभव हो तो यहाँ लखनऊ में आ जाइए एक बार, यहाँ आकर के किसी को दिखा लीजिए। बिल्कुल, मतलब निदान कर लेंगे तो उसका शायद उपचार अच्छे से कर सकेंगे, बढ़िया से उपचार कर सकेंगे। हम लोग गठिया की बार बार बात कर रहे हैं। गठिया आपने कई बार शब्द प्रयोग किया और बताया कि गठिया एक बीमारी है। ये किस प्रकार की बीमारी है और उसके होने का कारण क्या होता है?
देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि गठिया कई तरीके का होता है। तो कई तरीके का होने का मतलब कि उसके बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारे तरीके के कारण हैं। उसमें से एक छोटा सा कारण यही है कि ज्वर हुआ, बुखार हुआ, लूज मोशन हुए, उसके बाद गठिया हो जाता है बहुत सारे लोगों को। चिकनगुनिया के बाद बहुत सारे लोगों को गठिया हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। माने कोई बैक्टीरिया अंदर शरीर में गया, उसका अफिलिएशन उसके साथ में हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो जोड़ों में होती है उससे जा करके उसने कुछ अपना संपर्क किया और उसमें सूजन कर दिया। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ में गठिया होता है। जैसे उम्र हो गई, अर्ली एज में नहीं होता है, वो उम्र बढ़ गई, तो उम्र बढ़ने का मतलब यह है कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई डीजेनरेशन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे धातु का क्षरण होता है। जो घुटनों में कार्टिलेज होता है, बोन के ऊपर, जो जॉइंट के ऊपर कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है और वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स का डिपोजिशन होने लगता है। उसकी वजह से जो दर्द होता है, गठिया होता है, वो फिर उम्र का गठिया है, वो जो संधिवात हम कहते हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोलते हैं हम। तीसरा तरीके का गठिया वो है जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, ये जो बच्चे को हो गया है वो, ये क्या है, ये हम इनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब बहुत सारा ऐसा गठिया जिसमें कारण का हमको पता नहीं है। कारण का पता नहीं मतलब शरीर का ही कोई अंश है, शरीर की ही कोई धातु है जो शरीर की ही किसी धातु के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन कर देती है, सूजन कर देती है, और वो तमाम सारे जोड़ों में अपना असर दिखाती है। ये तीसरी तरीके का गठिया है। एक और कारण है मेटाबॉलिक गठिया, जिसको कहते हैं कि भाई शरीर में कुछ विजातीय चीजें ऐसी हैं जिनकी मात्रा बढ़ गई। जैसे अब यूरिक एसिड की आप बात कर रहे थे, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, वो क्या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उसकी मात्रा जब जब बढ़ जाएगी तब तक किसी किसी खास जोड़ में दर्द होने लगेगा। तो ऐसे 3-4 मोटे मोटे कारण हैं। और जब भी हम गठिया के उपचार की बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहता है कि हम पहले ये आइडेंटिफाई करें कि भाई ये कौन सा गठिया है, सबसे पहले क्या है, हाँ ये क्या है, ताकि उसी के हिसाब से आप उसका उपचार कर सकें। अब अगर हम गठिया की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अगर इनके डिफरेंट तरीके हैं, आपने बताया तमाम तरह के गठिया हैं, 4-5 तरह के गठिया बताए। व्यायाम करना और योग करना दो थोड़ा सा भिन्न चीज है। कि पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये भिन्न कैसे है और गठिया के लिए क्या चीज उपयोगी है, ये थोड़ा सा आप बता दें। व्यायाम अमूमन देखिए, गठिया के जो भी रोगी होते हैं उनमें व्यायाम बताया ही जाता है कि कुछ विशेष तरीके के व्यायाम है, लेकिन हर प्रकार का रोगी हर तरीके का व्यायाम नहीं कर सकता। जो योग है, योग की प्रक्रियाएं व्यायाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी और बेहतर हैं। इसलिए बेहतर हैं कि व्यायाम एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करता है, जबकि योग जो है वो एक बड़े वृहत मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि योग की प्रक्रियाएं बड़ी सौम्य प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई बहुत ताकत नहीं लगानी रहती, कोई आपको बहुत फोर्सफुली कोई काम नहीं करना। दूसरी एक बड़ी अच्छी योग के साथ एक विशिष्ट चीज जो जुड़ी हुई है कि योग के साथ श्वास प्रश्वास की प्रणाली जुड़ी हुई है। मतलब आप जब कभी भी योग की प्रक्रिया करें, छोटा सा भी कोई काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाता है। उसके बाद आप अंदर से बहुत ट्रैंक्विल फील करते हैं, अंदर से बहुत शांत फील करते हैं। जबकि आप किसी भी व्यायाम की प्रक्रिया करेंगे तो आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। उसके बाद योग के बाद एग्जॉस्टेड नहीं फील करते। योग के बाद आप शांत महसूस करते हैं। और योग जब हम समाप्त करते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया आप शवासन करते हैं या योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा दुनिया का सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर है, ये समझ लीजिए। सबसे बढ़िया, जिसको नींद ना आती हो उसको आप ये सिखा दीजिए एक बार, आप समझ लीजिए कि तमाम सारा उसका स्ट्रेस। अच्छा, गठिया के जितने भी प्रकार हैं उनमें सब में स्ट्रेस का रोल है। स्ट्रेस का रोल डायरेक्ट भी है, स्ट्रेस का रोल इनडायरेक्ट भी है। बिल्कुल, आपको जोड़ों में तकलीफ है, उसका ही स्ट्रेस है आपको, है ना। तो वो भी अगर हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली उसमें मदद करता है। तो योग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा सौम्य है, सुगम है, आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आपको उसके लिए साधन नहीं चाहिए, अपने घर के ड्राइंग रूम में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो ये सुगम है और सरल है, किया जा सकता है। देखिए, अब एक अगर वर्तमान से लेकर भविष्य की बात में करना चाहूँ कि अगर आज की जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, 2-3 बातें तो पहले मैं उनसे बोल दूं कि अभी तक की जो चर्चा हमने करी है, उस चर्चा में देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आई हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय है। पहला हमारा ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 40% के लगभग हमारे यहाँ इस चीज के मरीज हमको देखने को मिल रहे हैं और युवा अवस्था में मिल रहे हैं। तो भारतवर्ष के अंदर जहां पर योग जन्मा है, जहां से योग पूरे विश्व में गया है, वहां पर अगर ये चीज है तो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी एक कमी है और ये हमारे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को सुधारें और इस संख्या को, इस परसेंटेज को कम करें। पहली चीज। दूसरी चीज कि गठिया जैसी चीजों को लेकर के हम कितने ही ज्यादा व्यायाम पे जो हमें फोकस करना चाहिए। कहा जाता है कि जब आप विनम्र होते हैं तो विनम्रता से आप कोई काम करा सकते हैं, जाकि आप कठोर होकर के। तो वैसे ही योग है
योग विनम्रता से आपके शरीर को कितना स्वस्थ रख सकता है, ये देखना बहुत जरूरी है। कॉलर हमारे साथ और जुड़े, मैं अगला प्रश्न लूं उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तो अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। सर मैं नैन्सी प्रजापति झांसी से बोल रही हूँ। जी नैन्सी जी। सर मेरी जो चाची हैं उनके घुटनों में और सर कमर में बहुत दर्द रहता है, हालांकि उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, फिर भी उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 29 साल उम्र है। 29 साल उम्र है, और ये दर्द कब से है? ये सर 2-3 साल से बराबर उनको दर्द होता है। डॉक्टर साहब उनको आगे झुकने में दर्द बढ़ जाता है क्या, और रात में लेटते हैं तो दर्द कम हो जाता है? हाँ सर, ये उनको काफी टाइम से दिक्कत होता है। आराम करने से दर्द कम रहता है? जी जी। अचानक शुरू हुआ है उनको दर्द ये? हाँ सर, ऐसे कोई बीमारी, उनका चेकअप वगैरह भी हमने जांच वगैरह कराई तो उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं मिला हम लोगों को। उनका शरीर कैसा है? मोटी है, पतली है, कैसी है, दुबली पतली है? सर उनका वेट 65 kg है। अच्छा, देखिए जिस तरीके के लक्षण आप बता रही हैं उसमें सबसे पहला जो कारण समझ में आता है या लगता है कि उनको होगा, तो वो डिस्क का प्रॉब्लम है। जो लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन में कई बार क्या होता है कि हम अगर ध्यान से कोई काम ना करें, मान लीजिए हम सामान उठा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, या हमने ध्यान नहीं किया अपने पोस्चर का, तो डिस्क के प्रोलैप्स होने का या डिस्क के खिसकने का संभावना बहुत होता है जी। तो ये जो आप दर्द बता रहे हो, ये अगर मूवमेंट के साथ में, मतलब दिन में काम करते होंगे तो दर्द बढ़ जाता होगा, रात में लेटते हैं तो दर्द में आराम हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसा लगता है कि शायद उनको डिस्क का प्रॉब्लम है। तो 2-3 चीज़ें करना चाहिए। एक तो ये कि आप पेट के बल उनको लिटा करके जो कमर का हिस्सा जहां दर्द है वहां सिकाई कर सकते हैं, सिकाई से आराम मिलता है उसमें। दूसरी योग की एक प्रक्रिया है, कर सकते हैं योग की एक्सरसाइज, जो पीछे मुड़ने की एक्सरसाइजेज है, मतलब पोस्टीरियर बेंडिंग हम जिसको कहते हैं जी, जिसमें पीठ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं। योग का एक आसन है भुजंग आसन, आप उसको देख लीजिए कि कैसे करते हैं। भुजंग आसन करने से काफ़ी लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। और एक और छोटा सा काम कर सकते हैं कि कमर के नीचे जब वो लेटती हैं, पीठ के बल जब लेटती हैं, तो कमर के नीचे उनको बोलिए कि छोटा सा तकिया, 1-3 इंच मोटा एक तकिया रखें कमर के नीचे। वो मसल का जो स्पाज्म है उसको रिलीव कर देगा और उनको शायद काफ़ी आराम हो जाएगा। आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन करके देखिए। अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर मैं सलाह दूंगा कि आप किसी निकटस्थ फिजिशियन को जा करके ठीक से उनकी जांच कराइए और ठीक से उनका उपचार कराइए। जी डॉक्टर साहब, जो कि हम पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा कि वर्तमान से भविष्य की तरफ बढ़ने की मैं बात कर रहा था। अगर मैं आज अपने दर्शकों से ये चाहूँ कि अगर ये लोग अगर प्रयास करें, अगर हम ही व्यक्तिगत रूप से देखें कि रेगुलर योग करने से क्या हम भविष्य में या अपने ओल्ड एज में गठिया और जोड़ों के दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं? निश्चित रूप से बचा सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ इसके लिए। देखिए, एक बड़ी विडंबना है ये कि हम लोग देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप फाइनेंस की बात करते हैं और आप कहते हैं कि साहब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा बचाना शुरू करना चाहिए, जमा करना। जी। दुर्भाग्य है कि हम स्वास्थ्य के सिक्योरिटी की बात नहीं करते। ये बात जो आपने कही है बिल्कुल अक्षरशः वहां पर लागू होती है। आप जितनी जल्दी अपने प्रति सजग हो जाएंगे, शायद आपकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी वही होगी। आयुर्वेद में बड़ी सुंदर बात कही गई, रसायन चिकित्सा, शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। रसायन की चिकित्सा यही है कि तमाम सारे जो बड़ी उम्र में होने वाले रोग हैं, अगर आप रसायन का सेवन कर लीजिए तो उनसे बचा जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र बिल्कुल साफ ढंग से कहता है कि रसायन का सेवन जो है वो 70 साल की उम्र में करने से कुछ नहीं होगा। उसका सेवन आपको करना चाहिए अर्ली एज में, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं। मतलब जितनी यंग एज में ले लेंगे तो उतना उसका क्षरण रुक जाएगा, उतना आप बचा सकेंगे। तो योग के साथ अक्षरशः ये बात लागू होती है, जितनी जल्दी आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे उतनी जल्दी निश्चित रूप से आप उपद्रवों से बचेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब एक और चीज आती है कि अब जैसे आपने बताया गठिया का मरीज आपके पास आया, अब आपने उसको कई तमाम तरह के योग बताए कि आप इन योगों को कर सकते हैं जिनसे कि आपको होगा। अमूमन क्या जब गठिया का कोई मरीज आपके पास आता है और आप उसको कोई योग बताते हैं, तो क्या खान पान में भी कोई प्रतिबंध होता है? उसके भी कोई डाइट चार्ट बनना जरूरी है? हाँ, ये भी दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, इधर पीछे हम लोग अपने क्लिनिक में गठिया का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे फूड के सेट, ऐसे खाने के सेट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको खाने से जोड़ों की तकलीफें बढ़ती हैं। और ये लोग ही रिपोर्ट करते हैं कि साहब वो दही खाने से बढ़ गया, तो चावल खाने से बढ़ गया, तो ऐसा करने से बढ़ गया, ऐसा उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो हम लोगों ने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब कि निश्चित रूप से कुछ फूड आइटम ऐसे होंगे, कुछ खान पान की चीज़ें ऐसी होंगी शायद जो रोगों को बढ़ाती हैं। ये तो ये आइडेंटिफाई करना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो जरूर उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज़ कि
गठिया का या जोड़ के रोगों का, जोड़ की तकलीफ का वजन बढ़ने से बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है जी। और दो तरीके से रिश्ता है। एक तो ये कि वजन बढ़ने से डायरेक्ट जोड़ों के ऊपर लोड पड़ता है, जैसे कि घुटने के ऊपर लोड पड़ता है तो तमाम सारा घुटनों का गठिया, वजन ज्यादा जिनको होता है उनको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जी। दूसरी चीज ये है कि वजन ज्यादा होने से शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, मतलब जो चीजें इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हर तरीके के गठिया में दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप मोटे हैं तो आपके दर्द की अनुभूति दुबले मनुष्य की दर्द की अनुभूति से कहीं ज्यादा होगी। तो अगर आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो दोनों तरीके से मदद करता है। एक तो लोड जो हो रहा होगा जोड़ों पर वो कम करेगा और दूसरी चीज इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर आपके शरीर में है, जो बायोकेमिकल्स हैं आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे होंगे उनको भी कम करेगा। उनको कम करेगा तो स्वभावतः आपको लाभ मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि खान पान को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि आपका वजन बढ़ने ना पाए। अगर बढ़ा है तो उसको आप कम कर सकें और बाकी ऐसी अगर कोई फूड आइटम आपको लगता है कि जिसको खाने से हमारा दर्द बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करें। अब बहुत बार क्लिनिक में ऐसे सवाल आते हैं हम लोगों के पास और बड़ी हंसी भी आती है कि आदमी कहता है कि साहब वो खाने से हमारा दर्द बढ़ जाता है, हम कब उसको खा सकेंगे? तो मैंने कहा भाई मत खाइए उसको जी। अगर उसको खाने से आपका तकलीफ बढ़ता है तो शायद इससे आसान कोई उपचार नहीं है जी। बिल्कुल, आप उसको छोड़ दीजिए। हाँ, आपको आराम ये ईश्वर का इंडिकेशन है, ये ईश्वर का इंडिकेशन है कि भाई उसको खाने से बढ़ रही तकलीफ मत खाइए उसको। डॉक्टर साहब कि समय की एक अपनी बाध्यता होती है हमारे पास भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ जरूरी जो संदेश हमारे दर्शकों को हो कि योग से कैसे वो भविष्य में और वर्तमान में भी अपने आप को सही रख सकते हैं और खान पान में किन चीजों को मूलतः परहेज करें, वो एक संदेश हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पूरी तरीके से हम लोग को लाइफ स्टाइल का मैनेजमेंट ही करना चाहिए जी। मतलब कोई एक छोटा सा कोई उपचार नहीं है ऐसा जिसको आपको बता दें तो आप स्वस्थ रहें। आप अपने आप को एक परिष्कृत जीवन शैली बनाइए, खान पान का व्यवहार आपका बिल्कुल अच्छा हो, आपका आचार विचार अच्छा हो। वजन एक, जैसे मैंने बोला कि वजन एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जोड़ों के रोग में भी, बाकी और तमाम रोगों में भी रोल प्ले करता है। तो वजन नहीं बढ़ने पाए और आचार विचार आपका शुद्ध हो, परिष्कृत हो। अगर ऐसा हम कर ले जाते हैं और जितना जल्दी जीवन में इसको शुरू कर देते हैं शायद उतना बेहतर होगा। तो वजन कम करने में योग कितना सहायक होता है? वजन कम करने में योग सहायक होता है। योग की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो सहायक हैं। जैसे कपालभाति की एक प्रक्रिया है। कपालभाति माने कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो आपके मेटाबॉलिक रेट है जो शरीर का, मतलब श्वास प्रश्वास है, श्वास के द्वारा भी हम कई बार एनर्जी बर्न करते हैं जी। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे आप एनर्जी को बर्न करते हैं, एनर्जी को खर्च कर सकते हैं, अगर वो अपने उसमें लागू करते हैं तो वो एनर्जी खर्च होगी तो वजन आपका कम होगा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से हमें समय दिया और जितना खुल गया आपने अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा है, उनकी भाषा में समझाने की आपने कोशिश करी है। दर्शकों को मेरा एक निवेदन ये भी और आग्रह है मेरा दर्शकों से, चूंकि ये सेहत आपकी विषय में ही हमने आपका ही नाम रखा हुआ है, हमारे दर्शकों का नाम रखा हुआ है, तो हम दर्शकों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकें ताकि हम आपका और सहयोग कर सकें आपकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए। तो हमारे टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से सोशल मीडिया के हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इस पे आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, एक जो छोटा सा प्रयास हमारा है, उसको हम और बेहतर कर सकें। और इस उम्मीद के साथ कि जो आज जिस विषय पे हमने बात करी है उस विषय को बहुत ही गंभीरता से हम लें और इस पे हम जितना ज़्यादा अपना ईमानदारी से मेहनत कर सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा। नमस्कार।